चैप्टर कौन सा है? अधिगम। अधिगम यानी सीखना। पॉइंट क्या है? प्रमुख विधियां। सीखने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी? डाल दी हेडिंग। पहली विधि है अवलोकन विधि। कौन सी विधि है? अवलोकन विधि। अवलोकन विधि। और इसके जनक कौन है? वॉटसन। कौन है? वॉटसन। और लिखे अवलोकन विधि। और जनक कौन है? वॉटसन। अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन को सामान्य भाषा में हम निरीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरीक्षण। ये दो प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक कौन सा होगा? आंतरिक। बाह्य निरीक्षण का मतलब हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में हमारा जो व्यवहार है उसका किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आकलन करना। आंतरिक निरीक्षण का मतलब क्या है? हमने सामाजिक समूह या अन्य व्यक्तियों के साथ में एक दिन में या एक महीने में जितनी अंतः क्रियाएं की है उनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, यानी हमारा व्यवहार कितना सटीक रहा है। ये दोनों प्रकार का निरीक्षण ही क्या कहलाएगा? अवलोकन कहलाएगा। और इसी अवलोकन पर किसी व्यक्ति की क्या सर्जित होती है? धारणा। अब जो छोटे बच्चे होते हैं घर परिवार में, वो क्या करते हैं? बड़े व्यक्तियों के व्यवहार का, जैसे बेटा या बेटी है तो किसके व्यवहार को फॉलो करेंगे? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। और उसी रोल प्ले को निभाने का प्रयास करेंगे, यानी उसी भूमिका को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो लिख दीजिए अवलोकन विधि, जनक लिख दीजिए वॉटसन, और कुछ नहीं लिखना इसमें। अवलोकन विधि, जनक लिखें वॉटसन। लिख दिया सभी ने? 2 नंबर पॉइंट लिखे। व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि के माध्यम से कैसे सीखा जाता है? इसके अंदर अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें और पारिवारिक माहौल की स्थिति को देखें तो पहले बच्चों को बचपन में घर में माता पिता या दादा दादी है या फिर कौन है? नाना नानी। ये क्या करते हैं? बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कहानियां। और उसमें एक रोचकता रहती है। बच्चे वो कहानी सुनते हैं और कहानी सुनने के बाद अंत में सारांश में कहानी का क्या आता है? आदर्श रूप आता है कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य क्या था। ये बातें छोटे बच्चों को कौन सी विधि से सिखाई जाती है? व्याख्यान विधि से। और
हम किसी सब्जेक्ट के रूप में जब बात करेंगे तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, हिंदी के अंदर कहानी विधि हो जाएगा। अब जैसे ही बच्चे स्कूल में जाएंगे तो अलग अलग कक्षाओं के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अध्यापक पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण करता है व्याख्या के रूप में। जैसे किसी भी विषय वस्तु पर प्रारंभिक या पूर्व जानकारी देनी है तो कौन सा मेथड काम में ले जाएगा, व्याख्यान विधि। तो इस विधि से भी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन ये विधि छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए क्या होगी, कम उपयोगी होगी। कौन से बच्चों के लिए सीखने की उत्तम विधि है, बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चे कौन से हैं, जैसे कक्षा 9th से लगाकर 12th तक के, फिर इससे आगे जितने भी हैं। लिख दीजिए व्याख्यान विधि। अधिगम की यह विधि अधिगम की यह विधि बड़े बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। लिख दिया। फिर 3 नंबर विधि है परीक्षण करके सीखना। यानी क्या करके सीखना, प्रयोग करके सीखना। एक है केवल करके सीखना। करके सीखना ये अवधारणा किसकी है, जॉन डीवी की। किसकी है, जॉन डीवी की। जबकि प्रयोग या परीक्षण करके सीखना ये अवधारणा किसकी है, विलियम वुंट की। और विलियम वुंट का ये मेथड कौन सा सब्जेक्ट सीखने में ज्यादा उपयोगी देगा, आपके विज्ञान शिक्षण में। तो लिखें परीक्षण करके सीखना। जनक लिखें विलहेम वुंट। विलहेम वुंट। यह विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि है। कैसी विधि है, विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि है। लिख दीजिए परीक्षण करके सीखना अवधारणा किसकी है, विलहेम वुंट। या कहीं लिखा मिल जाएगा विलियम वुंट, एक ही वर्ड विज्ञान शिक्षण के लिए। फिर करके सीखना किसकी है, जॉन डीवी की। ये अभ्यास पर है। जैसे अंक गणित, ठोस व तरल पदार्थों पर प्रभाव क्या पड़ता है। अधिगम की सर्वोत्तम विधि छोटे बच्चों के लिए कौन सी है, करके सीखना। इसके अलावा कौन सी विधि है छोटे बच्चों के लिए, खेल विधि है। कौन सी विधि है, खेल विधि है। और कौन सी है, किंडर गार्टन विधि भी है। तो पहले लिखें करके सीखना विधि, जॉन डीवी। करके सीखना जॉन डीवी, यह अधिगम की सर्वोत्तम विधि है। लिख दिया सभी ने। हाँ, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं
इनको केवल एक बार पढ़ना है। ऊपरा ऊपरी सवाल आएगा। सवाल कैसे पूछेंगे? आपको 4 लाइनें दी हुई होगी और ये पूछेंगे कि इनमें से अधिगम की कौन सी उपयुक्त विधि नहीं है। मान लो यहां लिख दिया रटकर सीखना। क्या हो गया? रटकर। क्योंकि आसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। पहला कौन सा? अभिग्रहण के द्वारा सीखना। दूसरा अन्वेषण से सीखना, फिर अर्थपूर्ण सीखना, फिर रटकर सीखना। इनमें से सीखने की 3 विधियां क्या है? पॉजिटिव है। किसको छोड़कर? रटकर सीखने को। तो रटकर सीखना अधिगम के लिए एक नकारात्मक विधि है। ठीक है। हाँ, अगला है सुप्त अधिगम, यानी सोया हुआ, शांत। स्मृति का स्थान मस्तिष्क नहीं, बल्कि जब शरीर के अवयव धारण कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? सुप्त अधिगम कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वादक है, किसी वाद्य यंत्र को बजाने वाला है, तो वादक क्या करता है? तो वादक के लिए कैसे बजाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वादक के लिए, बजाने के लिए क्या जरूरी है? अगला कैसे गा रहा है उस ताल के अकॉर्डिंग बजाएगा। और बजाने में काम में क्या आएंगे? मान लीजिए वो ढोलक बजा रहा है तो दोनों हाथ काम में ले रहा है, तो यहां दिमाग का उपयोग कम है, शरीर के अंगों का उपयोग क्या है? ज्यादा है। तो ये किस में आएगा? आपके सुप्त अधिगम के अंतर्गत आएगा। ये लाइन लिख दीजिए। सुप्त अधिगम। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं, बल्कि शरीर के अंगों में हो। किसमें हो? शरीर के अंगों में। लिख दिया सभी ने? फिर आता है सामूहिक विधियां, यानी सभी प्रकार की विधियां जो हैं उनका कॉम्बो पैक, वो अधिगम में सहायक है। अनुकरण द्वारा सीखना, इसकी हम पहली बात कर चुके हैं कि बच्चे अपने से बड़ों का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं और आसानी से सीख लेते हैं। प्रयत्न व त्रुटि से सीखना, यानी भूल सुधार कर सीखने की, ये अवधारणा किसकी है? थॉर्नडाइक की। तो ये तो पूरा का पूरा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, हम उसी में पढ़ेंगे। फिर सूझ से सीखना। सूझ को हम क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। और ये अवधारणा किसकी है? ये अवधारणा है कोहलर की। किसकी है? कोहलर की। सूझ से सीखने में क्या होता है? समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। और सूझ के द्वारा कौन सा सब्जेक्ट आसानी से सीखा जा सकता है? रेखा गणित। तो ये 9 नंबर पॉइंट आप नोट कर लें, बाकी छोड़े। सूझ से सीखना। सूझ से सीखना रेखा गणित सीखने की सर्वोत्तम विधि है। रेखा गणित सीखने की सर्वोत्तम विधि है। कौन सी? सूझ से सीखना। उताले सभी ने?
मोहन काय करे? ठीक। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड का कोई जनक नहीं मिलता, जिसका जनक मैं लिखवा दूंगा। हाँ, अब आपकी जो सवाल आ रहा है ना, अधिगम के इस तरह, इसमें 3 पॉइंट है अलग अलग। इस पर आप पहले से ही वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। अधिगम के स्तर पर पहले से ही आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए। लगा लिया? लगा लिया? हाँ, ये सवाल जैसे हैं वैसे ही एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें एक दो जगह ऐसी है जहां गलती होने की संभावना ज्यादा है। पहला है अधिगम का सही स्तर कौन सा, यानी सोपान, स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो देखो, अधिगम का मतलब क्या है? सीखना है। और सीखने का मतलब ये हो गया जानकारी प्राप्त करना। क्या हो गया? सीखने के लिए क्या जरूरी है? जानकारी लेना जरूरी है ना। और जानकारी को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जब हम सूचना हमें प्राप्त करनी है, तो सूचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? डेटा की आवश्यकता है। और डेटा को क्या कहा जाता है? तथ्य। पहले बिंदु पर ध्यान रखना जरूर कि अधिगम का सोपान कहां से शुरू होता है? तथ्य से शुरू होगा, डेटा से शुरू होगा। अगर डेटा नहीं होंगे तो फिर ये स्टार्ट ही नहीं होगा। जब हमारे पास में तथ्य है तो तथ्यों से हमें क्या मिलती है? सूचना मिलती है। क्या मिलती है? सूचना। और सूचना से हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी नई जानकारी सीख ली। अब नई जानकारी को उपयोग में लेना है तो ये क्या कहलाएगा? अवबोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोध या अवबोध कहलाएगा। जो ज्ञान सीखा है उसकी पूरी समझ होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता क्या है, उसको कैसे काम में लेना है, इस बात को क्या कहते हैं? अवबोध कहते हैं। जैसे आपने कुछ भी सीखा हो, मान लीजिए किसी ने आपके ट्रैक्टर चलाना सीखा है, तो फिर उसने चलाना तो सीख लिया, लेकिन उससे कार्य कौन कौन से हम कर सकते हैं, उसकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है, ये भी जानकारी होनी जरूरी है। कि भाई खेती बाड़ी का भी काम कर सकते हैं, अन्य भी काम कर सकते हैं, इन इन कार्यों में ये उपयोगी है। तो ये क्या हो गया? अवबोध। तो सीखने के स्तर में पहला क्या ध्यान रखना है? तथ्य। और जब तथ्य प्राप्त हो जाएंगे, तथ्यों से क्या मिलती है? सूचना। सूचनाओं से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर क्या स्थिति आ जाएगी? अवबोध की। और अंतिम स्तर कौन सा है? प्रज्ञान है। कौन सा है? प्रज्ञान। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का, समस्या समाधान करने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं? प्रज्ञान कहते हैं। तो ये 4 स्तर है, 5 स्तर, जो स्टेप बाय स्टेप आपको पूछे जाएंगे। फिर क्या है? अधिगम प्रक्रिया की सही कड़ी क्या है? कि अधिगम का जो प्रोसीजर है सीखने का, वो कहां से शुरू होगा, ये प्रक्रिया कैसे चलती है। ये तो हो गई इसके स्टेप कि सीखना है तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। डेटा होंगे तो आप क्या करोगे? सूचनाएं संकलित करोगे। सूचनाएं संकलित होगी तो आपको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान। और ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? गहरी जानकारी प्राप्त कर ली, वो क्या कहलाएगा? अवबोध। समस्याओं का समाधान क्या कहलाएगा? प्रज्ञान। अब अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं
तो क्रिया में सबसे पहले ध्यान रखिए कर्ता के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। बिना प्रेरक के क्रिया शुरू नहीं होगी। तो पहले क्या आएगा, प्रेरक। और प्रेरक जब जागृत होता है तो प्रेरक का कोई न कोई क्या होता है, टारगेट होता है। क्या होता है, हाँ, लक्ष्य होता है। इसके बगैर वो आपके प्रेरक जो है वो क्रियाशील नहीं होगा। और अगर हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसी के साथ में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। ये कड़ी है। सीधा पूछेंगे पहला कौन सा है, प्रेरक, दूसरा कौन सा है, लक्ष्य, तीसरा कौन सा है, समायोजन, और फिर कौन सा है, परिवर्तन। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर लिख दीजिए आप। नहीं, 1 नंबर और 2 नंबर पे लिखे अधिगम के सही स्तर में तथ्य, सूचना, ज्ञान, बोध और प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान, बोध एवं प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान, बोध एवं प्रज्ञान। तीसरा छोड़ना है, नहीं लिखना है। फिर अधिगम प्रक्रिया की सही कड़ी, पहला है प्रेरक यानी मोटिव। मोटिव कब डेवलप होता है, जब हमारा क्या होगा, टारगेट। और टारगेट तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अडेप्टेशन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कहेंगे, समायोजन। और समायोजन तभी होगा जब हमारे अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और क्या है, परिवर्तन। कर लिया सभी ने, आगे बढ़े, चलो। अधिगम यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। एक बच्चा जो सब कुछ विद्यार्थी के रूप में सीखना चाहता है, या एक व्यक्ति जो कुछ भी सीखना चाहता हो, उससे कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। पहला है विषय सामग्री का स्वरूप, कि हम जो सीखना चाहते हैं या हमें जो सिखाया जा रहा है वो विषय वस्तु कैसी है, हमारी भाषा में है या नहीं है। अब मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं अपने इस राजस्थान के क्षेत्र के, अगर उन्हें ये बताया जाए प्रारंभ में कि ये गेंडा है, कुछ बता सकते हैं क्या उसके बारे में, नहीं। हाँ, ये सुन लिया होगा, किसी मोटे व्यक्ति को देखकर किसी ने हंसी मजाक में कहा कि ये गेंडा है, तो बच्चे व्यक्ति को कह सकते हैं, लेकिन गेंडा नामक जानवर का अभी तक उनके ब्रेन में कोई मैपिंग नहीं हुआ है। लेकिन अगर उन बच्चों को ये कह दिया जाए कि ये क्या है, गाय है, तो वो विषय वस्तु या सामग्री हमारे परिवेश से संबंधित है। तो विषय सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उससे जुड़ी हुई हो, ताकि वो सीखने में क्या दिखाए, रुचि दिखाए। और कैसी होनी चाहिए, आकर्षक। जब प्रारंभ में बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है तो उन्हें छोटी छोटी जो पुस्तकें देते हैं उसके अंदर चित्र बड़े होते हैं और अंक छोटे होते हैं। चित्र क्या होते हैं, बड़े, ताकि बच्चों को वो क्या लगे, अच्छे लगे, और उनको जानने की उनमें क्या बढ़े, रुचि बढ़े। तो विषय सामग्री जो है उसका स्वरूप अधिगम को प्रभावित करता है या नहीं करता है, करता है। तो हेडिंग डाले पहले, अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। और पहला पॉइंट लिख दीजिए,
विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप लिख लिया क्या पहला पॉइंट? अब दूसरे पॉइंट पर आए। अधिगम करता जो भी है सीखने वाला, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीखने को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। अगर वो शारीरिक दृष्टि से हष्टपुष्ट नहीं है, मानसिक दृष्टि से संतुलित नहीं है, तो क्या आसानी से सीख सकता? हालांकि उसकी रुचियां हैं, लेकिन वो नहीं सीख पाता। एक विद्यार्थी या एक बालक, उसकी बहुत ही बढ़िया धावक बनने की इच्छा थी, प्रारंभ में कुछ अभ्यास भी किया उसने, लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता के अंदर वो भाग लेने के लिए जाने वाला था, उससे कुछ समय पहले उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसने साथ नहीं दिया, बीमार हो गया। अब उसके मन में आज क्या है कि अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेता और मेडल जीत कर आता। तो बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है। लिख दीजिए, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। फिर सीखने का समय और थकान। सीखने का समय जितना ज्यादा लंबा होगा, उतना ही सीखने में क्या होगी? कठिनाई होगी। कोई भी विषय वस्तु हम सिखा रहे हैं तो उस विषय वस्तु को सिखाने का एक निश्चित समय होना चाहिए, एक विषय वस्तु, ठीक है ना। और विषय वस्तु ऐसी भी नहीं हो कि बच्चे लगातार उससे क्या हो जाए? थकान महसूस करें। और थकान अगर महसूस कर रहे हैं तो तुरंत किसकी आवश्यकता है? आराम की। और आराम मिलेगा तभी वापस वो सीखने की शैली के अंदर आएगा, अन्यथा नहीं। 3 नंबर लिख दीजिए, सीखने का समय और थकान। और चौथा पॉइंट क्या है? सीखने की इच्छा। ये भी अधिगम को प्रभावित करती है कि हमारी रुचि सीखने में कितनी है, हम अपने अंदर कितना परिवर्तन करना चाहते हैं। और सीखने में हमारी रुचि या इच्छा तब काम करती है जब हमारे सामने क्या आए? विषय वस्तु आए या फिर क्या आए? घटना आए। अगर हमारी रुचियों के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से जुड़ी हुई है तो हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं। अगली है संवेगात्मक स्थिति। संवेगात्मक मतलब भावनात्मक रूप से अधिगम करता कितना जो है व्यवस्थित है। अगर उसका संवेगात्मक संतुलन अच्छा नहीं है तो क्या वो सीख सकता है? नहीं सीख सकता। हाँ, भावुक प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी भावनाओं में न बहे कि हम सीखने की प्रक्रिया से क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो 5वां लिख दीजिए, संवेगात्मक स्थिति। 5वां पॉइंट कौन सा है? संवेगात्मक स्थिति। और छठा कारक अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया। एक विद्यार्थी जो कुछ सीख रहा है उससे सिखाने में महती भूमिका किसकी रहेगी? अध्यापक की रहेगी। अगर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से आसान शैली में या भाषा में सरलीकृत रूप में विषय वस्तु सिखाएगा तो वो आसानी से सीख लेंगे, अन्यथा फिर सीखने में क्या आएगी? बाधा उत्पन्न होगी। फिर सीखने की प्रक्रिया यानी अध्यापक कौन सी स्थिति में सिखा रहा है और कौन सी शिक्षण विधि काम में ले रहा है। 6 नंबर लिख दो, अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। 7 नंबर, सीखने के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए?
उचित होना चाहिए। हालांकि एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी या एक बालक या एक अधिगम करता सभी स्थानों पर सीखता है, लेकिन फिर भी सीखने के लिए वातावरण का उचित होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पास में आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं उसके पास में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो क्या आप अपना ध्यान सीखने या पढ़ने की प्रवृत्ति पर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो सीखने के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? उचित। स्वास्थ्य, उम्र और यौवन ये भी क्या करते हैं? सीखने को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए। उम्र, जिस स्तर की विषय वस्तु है, जिस उम्र में सीखनी चाहिए उसके अनुकूल होनी चाहिए। और यौवन, स्वास्थ्य, उम्र और यौवन। इसके अलावा वंशानुक्रम ये भी किसको प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करता है, क्योंकि हमने जिस वंश क्रम में, जिस प्रजाति में जन्म लिया है उसकी जानकारी हम आसानी से सीख सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने भील वंश में जन्म लिया है और एक व्यक्ति ने जाट वंश में जन्म लिया है, तो क्या भील वंश का व्यक्ति जाट वंश की जो बातें हैं, परंपराएं, उनको आसानी से समझ सकता है? नहीं समझ सकता। और जो जाट है वो क्या भील वंश की परंपराओं को समझ सकता है? क्या नहीं समझ सकता। लेकिन दोनों ही अपने अपने वंश या प्रजाति की विशेषताओं को और परंपराओं को, संस्कृति को आसानी से समझते हैं। वंशानुक्रम लिख दिया क्या? ठीक है। अगला 10 नंबर लिखें, जीवन उद्देश्य दृष्टिकोण। कि हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा, हम जीवन को किस रूप में जो है समझते हैं, कि जीवन जीने की हमारी जो आर्ट है वो कैसी होनी चाहिए, तो ये अधिगम को प्रभावित करती है। अगर हम जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपना रहे हैं तो क्या होगा? अच्छा होगा, जल्दी सीख पाएंगे। और हमारा नकारात्मक रवैया, जैसे कई विद्यार्थियों की धारणा होती है कि चाहे पढ़ाई कितनी ही कर लो नौकरी तो लगनी नहीं है, तो ये क्या है? जीवन का एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, एक गलत धारणा है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो विद्यार्थी मेहनत करेगा उसकी क्या लगेगी? नौकरी लगेगी। लिख दिया क्या? जीवन उद्देश्य दृष्टिकोण। 11वां कौन सा है? बुद्धि। सीखने के लिए बच्चे में औसत आईक्यू का होना जरूरी है। अगर औसत से कम आईक्यू है तो वो बालक किसकी श्रेणी में आ जाएगा? मंदता की श्रेणी में आ जाएगा। और जिसकी आईक्यू ज्यादा होगी वो जल्दी सीखेगा। फिर लिखें, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। कि सीखने के लिए केवल किताबी ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें कौन सी जानकारी होना चाहिए? व्यवहारिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होना चाहिए। कैसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए? व्यवहारिक ज्ञान। लिख दिया क्या 12 नंबर? 13वां पॉइंट है अध्यापक और अभिभावक की भूमिका। ये भी सीखने को प्रभावित करती है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कितना समय देता है, अध्यापक विद्यार्थियों के साथ विषय वस्तु को कैसे शेयर करता है, कैसे उनको समझाता है, अध्यापक का विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार है, और अभिभावक जो है वो विद्यार्थी पर कितना ध्यान दे रहे हैं। तो अध्यापक और अभिभावक की भूमिका, जो रोल प्ले वो निभा रहे हैं, अध्यापक और अभिभावक दोनों, उसका सीखने पर प्रभाव पड़ता है। 14वां पॉइंट है अवधान, अभिरुचि और अभिक्षमता।
अवधान का मतलब है ध्यान करना, किसी भी विषय वस्तु पर अपने मस्तिष्क को क्या करना है, केंद्रित करना। अभिरुचि का मतलब क्या है, रुचियां अलग अलग होती सभी व्यक्तियों की, जिसकी जिस कार्य में रुचि होगी उसका ध्यान वहीं पर क्या होगा, केंद्रित होगा। और अभिसमता का मतलब है जन्मजात विशिष्ट योग्यताएं। तो ये तीनों कारक ही सीखने को प्रभावित करते हैं। 14 नंबर लिखें, अवधान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता। अवधान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता। लिख दिया। फिर 15वां अध्यापक से संबंधित कारक। कौन सा है, अध्यापक से संबंधित कारक। अब इसका क्या अर्थ है, कई बार यहां पर गलती कर बैठते हैं हम लोग कि अध्यापक से कोई कारक जुड़ा हुआ है, क्या वो सीखने को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे अध्यापक का शारीरिक स्वास्थ्य, अगर गुरुजी को बुखार आ रखा है, उनकी तबीयत खराब है, तो वो पढ़ा पाएंगे क्या, बच्चों को सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। अगर अध्यापक जी की आर्थिक स्थिति खराब है, पीछे मांगने वाले घूम रहे हैं, तो क्या उनका दिमाग स्थिर रहेगा, नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, प्रभावित करता है। अध्यापक के अपने घर परिवार के संबंध और अध्यापक के अपने विद्यालय में साथी समूह के साथ जो संबंध है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। मान लो घर तो गुरुजी लड़ रहा आता स्कूल में कहेंगे टाबरा ने कोटी पढ़ाई थोड़ा पढ़ाएगी, क्योंकि उनका जो मानसिक संतुलन है वो पहले से ही क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो अध्यापक से संबंधित जितने भी कारक हैं वो सारे के सारे सीखने को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसका ध्यान रखना। फिर अगला बिंदु है भौतिक कारक। सर्दी है, गर्मी है, हवा की शुद्धता है, नमी है, धूप है, ये सभी भौतिक कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। अभी अगर 45-48 डिग्री टेम्परेचर हो और फिर आपको कहे कि एक पंखे के नीचे बैठकर पढ़ लो, पढ़ाई कर लोगे क्या, नहीं कर सकते। ठीक है ना। ज्यादा पढ़ाई कौन से मौसम में होती है, सर्दी के मौसम। हाँ, ज्यादा खाना खाते क्यों, नींद आ रही है तो। लिख दिया क्या भौतिक कारक। अगले पॉइंट पर आओ। हाँ, फिर है परिपक्वता। 17 नंबर कारक कौन सा है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। ये जो कारक लिखा है ना आपने 15 नंबर 16 नंबर, इनका थोड़ा ध्यान रखना। कौन कौन सा है, 15 नंबर और 16 नंबर का। हाँ, चूक जाओगे, हल्के फुल्के कारक है, पता नहीं चलेगा कि ये भी प्रभावित करते हैं। हाँ, अब जो आ रहा है ना, ये सारे कारक थोड़े हाई लेवल के हैं। ठीक है, इनमें से भी सवाल ज्यादा पूछते हैं कौन सा कारक है या नहीं है। परिपक्वता मैच्योरिटी किसने कहा है, कॉलसेनिक ने। कॉलसेनिक क्या कह रहा है कि परिपक्वता और सीखना पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यानी ये अलग अलग प्रोसीजर नहीं है। कल भी हमने बात की थी कि अधिगम जो है, सीखना जो है, वो किस पर निर्भर करता है, मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। लेकिन मैच्योरिटी ही सीखना है, ये सही है क्या, नहीं है, ये पूर्णतः क्या है, गलत है। हाँ, अधिगम जरूर इस पर निर्भर करता है, किस पर, परिपक्वता पर। लेकिन परिपक्वता किस पर निर्भर नहीं करती, अधिगम पर निर्भर नहीं करती, नहीं है। वर्ण एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबंध है, यानी ये आपस में जुड़े हुए, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे साइकिल चलाने में सहज पर भारी वाहनों में अकुशल, मान लो छोटे बच्चे हैं, वो साइकिल तो चला सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा अगर वाहन है तो उसको चलाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब देखो,
जो बच्चा साइकिल चला रहा है, जिसने साइकिल चलाना सीखा है, उसकी उम्र कितनी है? 8 वर्ष है। कितनी है? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष की उम्र में बच्चे का शारीरिक विकास इतना हो जाता है कि वो छोटी मोटी साइकिल चला सकता है। लेकिन क्या वो 8 वर्ष की उम्र में कार चला सकता है? नहीं चला सकता। अगर कार चलानी है तो उसमें मेच्योरिटी कितनी चाहिए? कम से कम 15, और कानून की दृष्टि से कितनी चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 18 वर्ष। तो पहली बात लिख दीजिए, परिपक्वता। यहां तक लिख दो। परिपक्वता। अकॉर्डिंग टू कॉल सैनिक, परिपक्वता एवं सीखना पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। वरन एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसे लिख दो, इतना ही। परिपक्वता वे सीखना पृथक प्रक्रिया नहीं है, वरन एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। लिख दिया सभी ने? अगला कारक कौन सा है? प्रेरणा या अभिप्रेरणा। सीखने के लिए मोटिवेशन सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है, और स्किनर ने तो अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को क्या माना है? स्वर्णिम राजपथ माना है कि सीखने का सबसे सुनहरा राजमार्ग क्या है? अभिप्रेरणा। अब यहां स्टीफेंस ने एक बात कही है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं सिखाने के, उनमें सबसे अच्छा साधन कौन सा है? अभिप्रेरणा या प्रेरणा है। लिख दीजिए 18 नंबर। शिक्षक के पास, स्टीफेंस, शिक्षक के पास सिखाने के जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उनमें प्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसी को स्किनर ने क्या कहा था? स्वर्णिम राजपथ कहा था। क्या कहा था? स्वर्णिम राजपथ। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाइए। संपूर्ण परिस्थितियां यानी वातावरण, रायबर्न क्या कहते हैं? उस संपूर्ण का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है। जीवन से जितना अधिक संबंध होता है, उतना ही अधिक सफल और स्थायी उसका सीखना होता है। यानी जो संपूर्ण परिस्थिति है वो ये सिखाती है कि बालक जिस परिस्थिति में रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा, जो उसके जीवन के लिए क्या है? उपयोगी है। ये बात किसने कही है? रायबर्न ने। तो मेरे हिसाब से केवल आप नंबर डालकर छोड़ दीजिए 19, और ये नाम लिख दीजिए। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम एक विद्यार्थी को किसी विषय वस्तु का कुछ अंश बताएं तो वो ज्यादा याद रहेगा, या उसका पूर्ण अंश बताएं तो ज्यादा याद रहेगा? पूर्ण अंश। और इसी पर कौन सा सिद्धांत आधारित है? गैस्टोल्टवाद का। कौन सा? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। यही बात किसने कही है? रायबर्न ने। 20वां पॉइंट लिखे, अंतिम। महत्वाकांक्षाएं व उपलब्धि अभिप्रेरणा। महत्वाकांक्षाएं
एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा। एक विद्यार्थी की, एक व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा या उपलब्धि अर्जित करने का जो मोटिव है वो किस पर निर्भर करता है? उसकी अपनी शक्ति पर, उसकी अपने सामर्थ्य पर। अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत तेज है तो वो अपना अचीवमेंट रख सकता है कि मैं आईएएस या आईपीएस या डॉक्टर बनूंगा। अब अगर वो विद्यार्थी 10th के अंदर 2 सब्जेक्ट में बाय ग्रेस पास होता है और फिर 12th में सप्लीमेंट्री लेकर आता है और फिर भी आईएएस का टारगेट रखता है, मान लेते हैं कि 100 में से ऐसा एक अचीव भी कर ले, लेकिन 99% क्या होंगे? यहां पर असफल होंगे। तो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं और हमारी जो उपलब्धियां हैं वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार होने चाहिए। लिख दो लास्ट 20 नंबर। महत्वाकांक्षाएं व उपलब्धि अभिप्रेरणा बालक या व्यक्ति की शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार हो। अब इसमें कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं जिनकी चर्चा करेंगे हम कल।